राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, हिंदी फिल्मों के फ्रेंच सबटाइटलर फ्रांसवा ज़ेवियर दुरैंदी। फ्रांसवा ज़ेवियर दुरैंदी फ्रेंच सबटाइटलर और अनुवादक जो अपने सबटाइटल्स के ज़रिए हिंदी फिल्मों को फ्रांसीसी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हिंदी के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति मेरा बहुत पुराना रिश्ता है बचपन से। 10 सितंबर 1973 को पेरिस में जन्मे फ्रांसवा ज़ेवियर दुरैंदी भारतीय संस्कृति और अपने हिंदी प्रेम की वजह से हिंदी फिल्मों से जुड़े। पेरिस के मशहूर संस्थान इनाल्को से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया, जहां अब वो हिंदी और अनुवाद का अध्यापन भी करते हैं। उनके इस पेशे में आने की वजह उस दौर की हिंदी फिल्मों की खराब सबटाइटलिंग भी रही, जिसके चलते वो इस पेशे में आए। हमने कहा कि तू वो बच्चा है हमारा, तू परिवार की मत सोच, तू अपनी सोच। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे लड़की भी हमारी पूरी परफेक्ट है, घर के सारे कामकाज जानती है। बस बात पक्की समझते हैं मदन सिंह। फ्रांसवा ज़ेवियर दुरैंदी ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ कुछ होता है, लूट, पेडलर्स, अगली, तितली, लंच बॉक्स और रमन राघव 2.0 के लिए भी सबटाइटलिंग की है। सबटाइटलिंग के करियर में उन्होंने कई फीचर फिल्मों के अलावा कई दस्तावेजी फिल्मों के लिए भी काम किया है। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स का कल्चर सीखने के लिए आई हूँ। छोटे भैया, जीजा जी, कब आए तुम कलकत्ता? भाई, अरे भाई, पिछले हफ्ते तो तुम्हारी मुझे चिट्ठी मिली, उसमें क्यों नहीं लिखा कि तुम आज आ रहे हो? सबटाइटलिंग के काम में वो गुरुदत्त की फिल्में प्यासा और साहब बीवी और गुलाम के लिए किए हुए काम को अपने दिल के काफ़ी करीब मानते हैं। 2015 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म अगली में उनके किए हुए सबटाइटल्स के लिए उन्हें आटा प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। हीरो तो ये है ना? हाँ, अच्छा काम करता है। बहुत बड़ा हीरो है। छोटी लड़की को गाड़ी में अकेला छोड़ के जाता है। 10 साल उम्र है उसकी। क्यों घूम रहा था लड़की को लेके? क्योंकि हर सैटरडे वो मुझसे मिलती थी। आइए जानते हैं इस गुफ्तगू में सबटाइटलिंग की महत्व और उसकी प्रक्रिया के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फ्रांसवा, हमको बताइए कि कब से आप ये सबटाइटलिंग का काम कर रहे हैं? इस सबटाइटलिंग का काम मैं कर रहा हूँ 2001 से। 2001 से मैंने शुरू किया है। उसके बाद दो तीन फिल्मों के सबटाइटल्स मैंने बनाए हैं। उसके बाद एक 10 साल का गैप हुआ, क्योंकि मैं इंडिया में रहा 10 साल तक। तो मैं उसके बाद 2012 से मैंने दोबारा शुरू किया। तो फिल्मों की सबटाइटलिंग करने से पहले आपने तो हिंदी भाषा सीखी होगी, तो आप कहाँ से आए, हिंदी सीखने के लिए कहाँ से चले, और कैसे आपने हिंदी को इस तरह सीख लिया कि फिर आप आखिरकार हिंदी से प्रामाणिक रूप से फ्रांसीसी में ट्रांसलेशन और सबटाइटलिंग करने लगे? हिंदी के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति मेरा बहुत पुराना रिश्ता है बचपन से। आप कह सकते हैं कि मेरा रिश्ता है, मेरा रुझान है, मेरी रुचि दिलचस्पी थी बहुत पहले से। तो मैंने हिंदी सीखी है इनाल्को से, जो हमारा बहुत पुराना संस्थान है पेरिस में। वो 200 साल 225 साल पुराना होगा, जिसमें अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जाती हैं पूरे विश्व की, जैसे कि हिंदी, कोरियन, जापानीज़, चीनी, रूसी और उर्दू, बांग्ला, पश्तो, बहुत 100 अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती हैं वहाँ पे मैंने हिंदी में एमए किया है, और साथ साथ मैं ट्रांसलेशन स्टडीज़
की पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने साथ साथ 2 डिग्रीज़ हासिल की हैं, एक ट्रांसलेशन स्टडीज़ में और एक हिंदी में। तो मैं अनुवादक भी बना जर्मन भाषा के साथ, और हिंदी भी सीख ली। जर्मन का भी नाम बीच में आया, इससे ऐसा लगता है कि आप हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन और फ्रेंच तीनों भाषाओं के साथ सुविधाजनक ढंग से आते जाते हैं इन भाषा में। इसके अलावा और भी कोई भाषा है? थोड़ी बहुत फ़ारसी, इटालियन, थोड़ी बहुत नेपाली। और ये जिस सेंटर का नाम आपने लिया जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे थे, एक बार फिर उसका नाम बताइए, जिससे हमारे देखने वालों को ठीक ठीक पता चले कि वो सेंटर कहाँ है और उसका नाम क्या है। नाम है INALCO, IANLCO। उसका मतलब है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ईस्टर्न लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशंस। और ये किस शहर में है? और पेरिस में है। पेरिस में ही है। और ये कब, कौन सा साल रहा होगा जब आपने अपनी ये सब ट्रांसलेशन स्टडीज़ और ये सब पढ़ाइयाँ पूरी करने के बाद प्रोफेशनली अपने आप को ट्रांसलेशन के काम में पेश किया होगा? ये सन 2000 के आसपास हुआ। करीब करीब आप मान लीजिए कि अब 20 एक साल हो गए जबकि आप ट्रांसलेशन और सबटाइटलिंग के काम में लगे हैं। चूँकि हमारी यानी मेरी और आपकी मुलाकात और परिचय का सिलसिला फ़िल्मों के ज़रिए ज़्यादा हुआ और गुफ्तगू के ज़रिए ज़्यादा हुआ, उससे पहले की कहानी हम नहीं जानते कि आप किस तरह की चीज़ों के ट्रांसलेशन में बिज़ी थे। फ़िल्मों में आपको सबटाइटलिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ होगा? ये आपने बहुत कठिन सवाल पूछा है। एक तो जो पहली फिल्म जिसके लिए मैंने सबटाइटल्स बनाए वो ऐसा हुआ, वो थी भोपाल एक्सप्रेस, नसीरुद्दीन शाह के वाली। किसी फ्रांसीसी चैनल के लिए उनको सबटाइटल्स चाहिए थे और उनको तलाश थी ऐसे बंदे की जिसे अनुवाद करना भी आए और हिंदी भी आए, और उस ज़माने में शायद मार्केट में मैं ही था। तो इसी बहाने से मैं दाखिल हुआ उस फील्ड में। तो जब भोपाल एक्सप्रेस में आपने शुरू किया इसकी सबटाइटलिंग का काम, उससे पहले आप हिंदी फिल्मों के फ्रेंच में किए हुए सबटाइटल्स पर नज़र रखा करते थे और इसको लेकर थोड़े क्रिटिकल थे या केयरफुल थे कि जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ शिकायतें थीं आपको? देखिए, मैं कोलीग्स की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन जो 1970-1980 के दशकों की फिल्में जो मुझे बहुत पसंद है, मनमोहन देसाई वाली फिल्में या शोले, दीवार, वो फिल्में जो मुझे बेहद पसंद है, वो उस ज़माने में ऐसे सबटाइटल्स के साथ आया करती थी जो एकदम बकवास थी। मतलब पता नहीं किसने बनाए ये सबटाइटल्स, लेकिन जिसने भी बनाए वो सबटाइटल्स, उसको मतलब फ्रेंच पूरी तरह से आती नहीं थी, यानी बकवास थी। और मज़े की बात यह है कि वो फिल्में और उन फिल्मों का डायलॉग कितना अच्छा है। सलीम जावेद के डायलॉग बड़े मशहूर है और मतलब सुनने में कितना मज़ा आता है। और इस देश के या उत्तर भारत के शायद ही ऐसा कोई हो जिससे 1 लाइन 2 लाइन शोले, दीवार की वो याद ना किया हो। और मज़े की बात यह है कि सबटाइटल्स इतने घटिया हैं कि हम सबटाइटल्स के लिए ही देखते थे, सबटाइटल्स का मजाक उड़ाने के लिए और हंसने के लिए, जो मुझे बहुत वो बड़ी दुख की बात है। तो जो पहली फिल्म मैंने देखी है शायद शोले और कूली, ये दोनों मैंने सबसे पहले देखी है 1995 में। तो हम सबटाइटल्स पढ़ के मतलब हंसते थे। और जो हिंदी की खूबसूरती या हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी की खूबसूरती थी डायलॉग में, वो हमारी समझ से बाहर रह गई। हाँ, आपने जिन कामों का जिक्र किया, जिनको आपने बकवास और बेकार थे, इस नतीजे पर आप पहुँचे। ज़ाहिर है कि उनमें
कोई ऐसी कमियां रही होंगी जिनकी तरफ आपका ध्यान गया होगा, बाद में वो हंसी की चीज़ बनी होगी, लेकिन उनको भी क्या दोष दीजिए जो उस काम को कर रहे थे, वो ही उपलब्ध थे तो उनसे ही कराया जाता रहा होगा, शायद ये मजबूरी रही हो। लेकिन जब आपने हंसी के वो बिंदु मार्क किए तो वो क्या बातें थीं जिस पे आपको हंसी आ रही थी, और जिसको आप कहते हैं कि हिंदी की जो भाषा की खूबसूरती थी, जिसको सलीम जावेद ने लिखा था, चाहे वो शोले हो, दीवार हो या जो दूसरी फिल्में, वो कौन सी चीज़ थी जो आपको कह रही थी कि ये तो हंसने की का काम हो गया? अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज तक हम देख सकते हैं अगर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया तो ऐसे हंसाने वाली बातें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। जब कुछ भी एंटर कीजिए तो मतलब जो नतीजा आएगा अक्सर ऐसा होता है कि वो हंसाने वाला है, तो इस टाइप का बकवास था। तो आपके हिसाब से कहा जाए कि वो कब से ऐसा होने लग गया होगा, क्योंकि आपके साथ ही आपके जो कॉन्टेम्प्रेरी ट्रांसलेटर्स और सबटाइटलर्स हैं उनको अब आप देखते होंगे जिनके साथ शायद आपका एक कंपटीशन का रिश्ता भी होगा, यानी कि एक हेल्दी कंपटीशन। इसका मतलब आज चीज़ें बदली हैं और वो पहले के मुकाबले ज़्यादा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि उस ज़माने में वो हिंदी फिल्में फ्रांस में कोई नहीं देखता था, और वो फ्रेंच सबटाइटल्स, अरबिक सबटाइटल्स के साथ आया करते थे, और मुझे लगता है वो फिल्में ज़्यादातर लेबनान, उत्तर अफ्रीका और शायद अफ्रीका के अलग अलग देशों में दिखाई जाती थी। शायद ये कारण हो सकता है क्योंकि वो मतलब थर्ड वर्ल्ड के देशों के लिए बनते थे वो सबटाइटल्स, शायद वो गंभीरता से काम लिया नहीं जाता था, ये कारण हो सकता है। बाकी जो फिल्में फ्रांस में दिखाई जाती थी उनके सबटाइटल्स ठीक ही थे। वैसे ये जो सबटाइटलिंग का जो काम है, इसको करते हुए आपको कौन सी बुनियादी सावधानियां आप खुद रखते हैं और अपने साथी सबटाइटलर्स को सजेस्ट करते हैं कि कौन सी वो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखने से आप करीब एक भाषा से दूसरी भाषा में बिल्कुल वैसा रेप्लिकेट ना भी कर पाएँ लेकिन हंसी की पात्र ना बने? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब अनुवाद करते हैं, चाहे अनुवाद कौन सा भी हो, और ख़ास तौर पे सबटाइटलिंग की बात अगर करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा स्रोत भाषा से ही अनुवाद किया जाए, और ऐसा ना हो कि हिंदी से पहले अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाए, उसके बाद अंग्रेज़ी से फ्रांसीसी में, जो शायद सरल तरीका लग सकता है क्योंकि हिंदी से अंग्रेज़ी करने वाले बहुत हैं और अंग्रेज़ी से फ्रांसीसी में करने वाले बहुत हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जो स्रोत भाषा, जो मूल भाषा है, ये ज़रूरी है कि अनुवादक इसको समझे और उसी से ही अनुवाद करें। तो जब आप किसी फिल्म का ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर फिल्म का, तो किस तरह की फ़िल्में ऐसी हैं जो ज़्यादा आपको चुनौती की तरह लगती हैं कि उनमें काम करना, उनके ट्रांसलेशन करना, सबटाइटलिंग करना बहुत चुनौती भरा काम है? चुनौती बहुत लोग समझते हैं कि बातें जितनी ऊंची होती हैं काम हमारा उतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गति, जब कोई जल्दी जल्दी बोलता है तो इसका अनुवाद बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि दर्शक आराम से हमारे सबटाइटल्स पढ़ सके और पढ़ने के बाद और कुछ देख सके जो पर्दे पे दिखाई देता है। तो सबसे चुनौती ये है। जब आपको एक फ़िल्म मिलती है सबटाइटल करने के लिए तो आपका पहला काम क्या होता है? अगर उसको आप स्टेजेस में हमको बताएं कि सबसे पहले आप उसके साथ क्या करते हैं और कैसे कैसे आप उसे एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वीडियो मिल जाए।
मैंने सुना है कि कुछ सबटाइटलर्स बिना फिल्म देखे काम करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है और इससे काम अच्छा नहीं बनेगा। बिना फिल्म देखे का मतलब स्क्रिप्ट पढ़कर, स्क्रिप्ट पढ़कर, ट्रांसक्राइब स्क्रिप्ट है उसको पढ़कर। अच्छा, आपको शायद याद होगा पीके फिल्म में, पीके मुझे बेहद अच्छी लगी और वैसे आमिर खान बहुत अच्छे लगते हैं। तो पीके में वो दृश्य है जिसमें शायद पुलिस थाने में, जिसमें आमिर खान बताते हैं कि अच्छा, एक छोटा शब्द अच्छा अलग अलग तरीक़ों से बोला जा सकते हैं और अलग अलग मतलब रख सकते हैं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं और मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के 4-4 मतलब, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। तो अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो शायद गलतफहमी हो सकती है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप देखें कि अभिनेताओं में, मतलब अभिनेताओं का चेहरा कैसा है, वो कैसे बोलते हैं, वो जल्दी बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। तो बिना फिल्म देखे, बिना फिल्म सुने ये हमारा काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम वीडियो डाउनलोड करते हैं, हमें किसी न किसी तरीके से उपलब्ध कराया जाता है और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये है कि जैसे कि आपको पता है अभी कैमरा चालू है, तो कैमरा जो है, चाहे वीडियो कैमरा हो या फिल्म सिनेमा कुछ भी हो, वो बेसिकली तस्वीरें खींचते हैं। बहुत सारी तस्वीरें, एक गुफ्तगू में पता नहीं 50-60 हज़ार तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें होंगी, जैसे 1 लाख, जिन्हें अंग्रेज़ी में फ्रेम्स कहा जाता है। तो हर एक फ्रेम का एक नंबर होता है, जिसे टाइम कोड बोलते हैं, जिसमें घंटा, मिनट, सेकंड और फ्रेम होता है। तो जब फिल्में देखते हैं पहली बार तो हम हर लाइन अच्छी तरह से सुनते हैं और हम अच्छी तरह से देखते हैं और तय करते हैं कि लाइन कहाँ से, मतलब किस फ्रेम से शुरू होती है और किस फ्रेम तक चलती है। और यानी TC इन, टाइम कोड इन और टाइम कोड आउट, और इन दोनों नंबरों से, इन दोनों टाइम कोड से हम तय करते हैं, हम गिनती करते हैं कि हमारा सबटाइटल कितना लंबा हो सकता है। हमारा बुनियादी नियम है कि 1 सेकंड के अंदर कोई दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा 15 अक्षरों से, मतलब 15 अक्षर पढ़ सकता है आराम से। तो हम पूरी कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं कि मतलब लाइन अगर 1 सेकंड की हो तो 15 अक्षरों में हमारा अनुवाद बन जाए, अगर 2 सेकंड की हो तो 30 अक्षरों में। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि ये तो बड़ी चुनौती है, जैसे कि पहले मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि लंबा अनुवाद कोई भी बना सकता है, लेकिन छोटा अनुवाद, संक्षिप्त अनुवाद बनाना काफ़ी मुश्किल है। और ये कभी कभी ज़रूरी है कि हम थोड़ा कुछ छोड़ें अपने अनुवाद में, ताकि दर्शक सबटाइटल्स आराम से पढ़ सके और फिल्म का पूरा मज़ा उठा सके। क्योंकि देखिए, कोई भी जब सिनेमा जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं या टीवी के सामने DVD लगाते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि मैं कुछ पढूं। अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं किताब, उपन्यास, नाटक कुछ भी पढ़ूंगा या अखबार पढ़ूंगा। हम फिल्म देखना चाहते हैं, इसका अनुभव करना चाहते हैं, हम ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। और मैंने बहुत सुना है कि लोग परेशान हो जाते हैं जब सबटाइटल्स बहुत लंबे बन जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम एकदम संक्षिप्त सबटाइटल्स अनुवाद बनाएं। तो अनुवाद वो जब बन गए सबटाइटल्स, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद एक छोटी सी फाइल बन जाती है, जैसे वर्ड फाइल, वो फॉर्मेट तो कुछ और है, जो हम भेजते हैं। और जो वीडियो फाइल के साथ, वो तो टेक्निकल पार्ट मुझे नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, मेरा काम है अनुवाद बनाना।
और जैसे कि एक तो हो गया ये सबटाइटल का मामला, इसके अलावा शायद डबिंग के लिए भी आप कुछ करते होंगे। मतलब अगर आपको ठीक ठीक शब्दों की जगह शब्द बिठाने हों तो वहाँ पर ये छूट नहीं है कि आप 1 सेकंड में ये जो 15 शब्द वाला मामला है वो नहीं, बल्कि जो जैसा बोल रहा है ठीक ठीक उसके मुंह में वैसे ही शब्द डाले जाएं। ये वाला भी काम आप करते हैं? मैं करता नहीं हूँ, मैंने एक बार किया है मसान के लिए। मसान के सबटाइटल्स मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने नहीं बनाए, किसी और ने बनाए। लेकिन मैंने मसान के लिए फ्रेंच डबिंग बनाने में योगदान किया है। हम 2 अनुवादक थे उसमें, क्योंकि डबिंग की बिल्कुल अलग तकनीक है जो मुझे नहीं आती। डबिंग में चुनौती ये है, लंबाई की चुनौती नहीं है। डबिंग में चुनौती ये है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे म, ब, प, जो पर्दे पे अच्छी तरह से दिखते हैं। और अगर कोई हिंदी में बोलेगा बाबा, तो अगर इसका अनुवाद बन गया पापा फ्रेंच में तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा मामा हिंदी में, तो फ्रेंच में हम टों बोलेंगे। और कहाँ टों, आप मेरे लब देख सकते हैं, कहाँ टों और कहाँ मामा, मतलब बिल्कुल अलग है। तो ये चुनौती है वो जो डबिंग बनाते हैं, जो उनका काम बहुत मुश्किल है। और कभी कभी दर्शक शिकायत करते हैं कि नहीं डबिंग मतलब अजीब सी बनी। लेकिन ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ये सोचना समझना चाहिए कि जो डबिंग बनाते हैं अनुवादकों का काम कितना मुश्किल है। अच्छा, और अब इसके अगर थोड़ा व्यावसायिक पक्ष पर देखें तो कैसे ये बिज़नेस फंक्शन कैसे करता है? फिल्म मैंने बनाई, मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं आपको अप्रोच करूँगा एक सबटाइटलर को, या फिर कैसे, या पहले से जो ट्रेडिशनल बिज़नेस ये हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कि मतलब एक सबटाइटलर तक फिल्म कैसे पहुँचती है? अक्सर होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर हमें अप्रोच करते हैं, यानी फ्रेंच जो जिसने अधिकार ख़रीदे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जिसने ख़रीदे हैं फ्रांस के लिए, वो हमसे काम कराता है। और मैं प्रिफ़र करूँगा कि मेरी बात हो जाए प्रोड्यूसर से नहीं, निर्माता से नहीं, बल्कि निर्देशक से और स्क्रिप्ट राइटर से, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मतलब फिल्म की कंटेंट, फिल्म की जो असली बात है वो कितनी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा है कि लगता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को शायद मैं कैसे कहूँ, कभी कभी कुछ लोगों को ज़्यादा पता नहीं है भारत के बारे में या भारतीय भाषाओं के बारे में। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि हमारे पास फिल्म है, इसका अनुवाद बनाएंगे। हाँ, भाषा क्या है? इंडियन? नहीं, इंडियन कोई मतलब ऐसी कोई भाषा नहीं है। अच्छा, तो हिंदू होगा? नहीं, हिंदू भी कोई भाषा नहीं है। तो हाँ, ये कभी कभी होता है। और मैं चाहूँगा कि जो निर्देशक हैं और जो पटकथा लेखक हैं भारत में, उनको पता चल जाए कि सबटाइटल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि आखिर सबटाइटल्स वही है जो उनकी कृति सारी दुनिया के लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अनुवादक जो हैं, हम बड़ी बड़ी दीवारों में खिड़कियाँ बना देते हैं या दरवाजे बना देते हैं। ये मैं अपना काम यूँ समझता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आपकी कोशिश रहती है कि आप डायरेक्टर से या स्क्रिप्ट राइटर से बात कर पाएँ, तो ऐसा कुछ हुआ अभी तक? किन किन लोगों के साथ आपकी सीधी बातचीत हो पाई जब आप तक काम पहुँचा? सीधी बातचीत हो पाई है अनुराग कश्यप से। मैंने इनकी शायद 2 फिल्मों के सबटाइटल्स बनाए हैं, एक अगली और दूसरी रामन राघव 2.0।
अगली के लिए मुझे एक पुरस्कार भी मिला है, बेस्ट सबटाइटल्स। मुझे लगता है कि उनमें वो ध्यान रहता है कि मतलब उनको पता भी चल गया, शायद पहले से पता था कि सबटाइटल्स कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी 1 महीने पहले मिले थे तो मैंने देखा कि उनको उस अनुवादक का नाम याद था जो जर्मन सबटाइटल्स बनाते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके लिए मतलब वो महत्व देते हैं इस बात को, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, सबटाइटलिंग जो है एक प्रक्रिया है जो पोस्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा है। तो पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है कि जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई है, सभी अभिनेता निर्देशक चले गए अपने घर, तो तब पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होती है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या है, कलर ग्रेडिंग, साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग। और सबको पता है कि एडिटिंग से क्या फ़र्क बन सकता है ना, क्या फ़र्क होता है एक फिल्म में। तो और ये रहा सबटाइटलिंग जो लास्ट में आता है। ऐसा अक्सर आता है कि सबटाइटलिंग स्क्रीनिंग के कुछ दिनों पहले किया जाता है, और मैं मानता हूँ कि जितना फ़र्क बन सकता है एडिटिंग से, उतना फ़र्क बन सकता है सबटाइटलिंग से। और ऐसा शायद ही ऐसा कोई निर्देशक हो जिसे पता ना हो कि एडिटिंग कौन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एडिटिंग करेगा, नहीं है ना। तो फिर भी बहुत निर्देशक हैं जिन्हें पता नहीं है कि सबटाइटल्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने दिनों में बनते हैं, कितने पैसों में बनते हैं। तो ये ठीक नहीं है। उनको मतलब निर्देशकों को सोचना चाहिए कि ये सबटाइटल्स, अगर सबटाइटल्स ना होते तो कौन देखता और कैसे देखते लोग उनकी फिल्में। तो ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि निर्देशक खुद अपने सबटाइटल्स को चुने, अपने सबटाइटल्स से मिलें, उनसे बात करें और खुद तय करें कि ये बंदा सही है, उसको काम आता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है। अगर कोई भी कर सकता है तो एडिटिंग भी आप किसी को भी दे दीजिए। आपने रमन राघव का नाम लिया और आपने अगली का नाम लिया, और कौन सी फिल्में जो आपने की हैं? बहुत तो नहीं है, मैं कहने वाला था कि बहुत है, बहुत नहीं है, लेकिन तितली मुझे बहुत अच्छी लगी। और द लंच बॉक्स के सबटाइटल्स जब थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी तो किसी और ने बनाए। उसके बाद शायद 2-3 साल बाद टीवी चैनल में फिल्म आई थी, तब मैंने दूसरे सबटाइटल्स बनाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजहें हैं जिनसे सबटाइटल्स दोबारा बनाने पड़े। तो मैंने द लंच बॉक्स के सबटाइटल्स बनाए। द लंच बॉक्स मेरी पसंदीदा मूवी है। और सबटाइटल बनाते हुए आपको कुछ ऐसे मज़ेदार अनुभव होते हों बीच बीच में, जिसके लिए आपको अपनी ही जानी हुई हिंदी भाषा को की बाउंड्रीज़ पुश करने का मौके आते हों कि अब इतना तो मैंने जाना था, इसके बाद ये वाला तो एक नया चैलेंज आ गया। इसके कुछ अनुभव बताइए। सबटाइटल्स नहीं, डबिंग में जब मैं मसान की डबिंग पे काम कर रहा था, तो वो लाइन है, पंकज त्रिपाठी और ऋचा छद्दा वो किसी प्लेटफॉर्म में बैठे हैं और खीर खा रहे हैं, और सद्या जी खीर खिलाते हैं देवी को, और खीर के बारे में कुछ बोलते हैं कि जिसने खीर नहीं खाई वगैरह वगैरह। तो खीर तो छोटा सा शब्द है, और खीर हम भी खाते हैं, और इसको फ्रेंच में रियोले कहते हैं, यानी दूध में मतलब दूध वाला चावल, रियोले। लेकिन ये रियोले जो है वो बहुत ही बोरिंग शब्द है फ्रेंच में, और मैं परेशान हो गया क्योंकि खीर जब नाम सुनते हैं मुझे लगता है कि खीर में बहुत कुछ है। शायद हिंदू धर्म में भी इसका मान्यता है, और मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे ऐसा शब्द चाहिए था जिसमें ये सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर आपने क्या किया? परेशान होके मैंने रियोले लिख दिया, ये जान के कि शायद
कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं रहा अपने अनुवाद से, लेकिन और कुछ नहीं सोच पाया। तो जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि जितनी भाषा आप जान लेते हैं उतने से ही काम चलता नहीं है। फिर कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस ऐसे आ जाएंगे क्योंकि आप उस भाषा के साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं या उस भाषा के इकोसिस्टम के बीच में आप नहीं रह रहे हैं और वो अचानक एक कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो फिर आपको, तो इसके लिए आप इक्विप्ड रहने के लिए क्या करते हैं कि हिंदी भाषा के ये तमाम जो शेड्स हैं वो उनके साथ साथ आप कदम बढ़ा के चलते रहें ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर फ्रेंच में उसको ट्रांसलेट कर सकें? देखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं अपनी भाषा भी पूरी तरह से नहीं जानता और मैं सीखता रहता हूँ रोज़। तो और मैं मानता हूँ कि हिंदी, जर्मन, इंग्लिश जानने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी भाषा अच्छी तरह से जानूँ, पहचानूँ, क्योंकि आखिर मैं अपनी मातृभाषा में लिखता हूँ, जो भी अनुवाद बनाता हूँ, तो ये सबसे ज़रूरी है। अच्छा, और जब आप इस काम को जब कर देते हैं और फिल्म के पर्दे पर आपकी लिखी हुई लाइन जब होती है तो दर्शक के सामने तो उसका टेक यही होता है कि उससे वो उतनी इन्फॉर्मेशन ले ले कि सीन में क्या चल रहा है या क्या चीज़ बोली गई। इस पूरी प्रक्रिया में जो फिल्म मेकिंग एक आर्ट के तौर पर वो भी अपना पर्पस खोती है और आपका भी काम उतने अटेंशन का हकदार नहीं रह पाता। तो जब ये कशमकश होती है तो ये जो कि आमतौर पर होती है, यानी आपका किया हुआ आर्टिस्टिक वर्क एक फंक्शनल इस्तेमाल करने की चीज़ होकर निकल जाता है। आप कशमकश की बात कर रहे थे और कुछ लोग कहेंगे कि ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक मंत्र जैसा बन गया कुछ लोगों के लिए, और किसी न किसी ट्रांसलेशन में वो कुछ ना कुछ उनको ख़राब लगेगा, एक कोई ना कोई कमी निकाल के दिखाएंगे कि देखिए लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ये हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, ये वगैरह। तो या फिर हम अनुवाद बिल्कुल ना करें अगर हम नहीं चाहते कि हमारे सबटाइटल्स कृति और दर्शक के बीच आ जाए और एक रुकावट सी बन जाए, और हम कहते हैं कि नहीं, हम अनुवाद बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आपको ट्रुफो, गोदार वगैरह वगैरह उनकी फिल्में अगर आपको देखनी है तो आप फ्रेंच सीख लीजिएगा। आपको 10, 15, 20 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप वो फिल्में देख पाएंगे। और मैं हिंदुस्तानी सीखूंगा गुरुदत्त की फिल्में देखने के लिए, और बांग्ला सीखूंगा सत्यजीत रे की फिल्में देखने के लिए। या फिर हम ये कहते हैं कि अनुवाद, मैं मानता हूँ कि अनुवाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर अनुवाद ना होता तो मनुष्य के इतिहास में कोई भी तरक्की ना होती, कोई भी विज्ञान मुमकिन ना होता। तो अनुवाद बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हम फालतू बातें करते हैं जब हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की बातें करते हैं, या फिर हम अनुवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट करें, या फिर हम इसको अपनाएं। और मैं चाहूँगा कि लोग खुशी से अनुवाद, सबटाइटल्स वगैरह वगैरह अपना लें। और आखिर में आपसे पूछेंगे कि ये बताइए, चूँकि ख़ुद फ्रेंच सिनेमा जो है, ख़ास तौर पर फ्रेंच न्यू वेव वगैरह की जो बात, जिसको देखकर हम लोगों के यहाँ जो एक अल्टरनेटिव सिनेमा अभी तक अरमानों से देखता रहा और उसको एडमायर करता रहा, आप भी उस सिनेमा को देखते ही होंगे जो फ्रेंच न्यू वेव और क्लासिकल सिनेमा है। और दूसरी तरफ आप ये जो हम लोगों का हिंदी सिनेमा का जो तमाशे की एक जो पूरी दुनिया है, जब दोनों को आमने सामने, दोनों अनुभवों को रखते हैं, तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं? मैं तो पूरे विश्व का सिनेमा जो भी हो, फ्रेंच न्यू वेव, हॉलीवुड वगैरह वगैरह, मैं इसको रद्द करने के लिए तैयार हूँ, प्यासा के लिए। मेरे लिए प्यासा सबसे ऊपर है, और गुरुदत्त की फिल्में। तो ये रहा आपका जवाब।
गुरुदत्त चलिए उसमें एक शायद एक्सेप्शन हो सकते होंगे, लेकिन बाकी जो कमर्शियल सिनेमा हम लोगों के यहाँ बनता है उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि हमारे पास कमर्शियल सिनेमा नहीं है? बहुत है। आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन जिस तरह गुरुदत्त एक्सेप्शन रहे उसी तरह ट्रुफो और गोदार एक्सेप्शन रहे हैं। तो हर फिल्म इंडस्ट्री में कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है और कला और ज़बरदस्त बहुत ऊंची ऊंची फिल्में बनती हैं। आपकी पसंदीदा फिल्म एक तो प्यासा आपने बताई, और सईद बीबी और गुलाम। अच्छा, गुरुदत्त गर्ल्स जो स्कूल है। मैंने दोनों फिल्मों के सबटाइटल्स बनाए हैं। जब मुझे वो असाइनमेंट दिया गया तो मैं बेहद खुश हो गया। और लेकिन दूसरा पहलू ये हुआ कि इन दोनों फिल्मों के सबटाइटल्स बनाने के बाद अब मुझे लगता है कि अब मैं और क्या करूं। अनुराग कश्यप से अच्छी ताल्लुकात हैं, लेकिन हाँ, अब मुझे मतलब इससे और क्या मांग सकता हूँ। और जो आप लोगों की ये सबटाइटलर्स लोगों की जो कम्युनिटी है उनके भीतर किस तरह की ग्रीवेंसेस हैं? मतलब आप लोग शायद सुनते हैं कि पिछले दिनों कोई ट्रांसलेटर्स का कोई एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट भी बना रहे थे, या उसका कोई आप हिस्सा हैं? देखिए, हम अनुवादक जो हैं हम अकेले अपने कमरे में काम करते हैं। टेबल पे चाय की प्याली होगी, शायद एक बिल्ली भी बैठी होगी और इस तरह हम काम करते हैं। ये उस काम में अकेलापन होता है। शायद उसी तरह लेखक भी ज़्यादातर अकेले रहते हैं। तो इतने सेंस ऑफ कम्युनिटी इतना शायद नहीं है सबटाइटल्स के बीच, कम से कम फ्रांस में। क्योंकि आपने शुरू में ही ये बात कह दी थी कि चाहे वो सबटाइटल करने वाले लोग हों या अनुवाद करने वाले लोग हों, उनको मूल भाषा से ही करना चाहिए। इस मूल संदेश और मंत्र के अलावा अगर आप कुछ युवा अनुवादकों के लिए कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं इस वक्त। मैं ये कहूँगा, मुझे लगता है काम बहुत है अभी फ़िलहाल मार्केट में, और मैं ये कहूँगा कि सबटाइटल्स बनाना कोई पास टाइम नहीं है, वो असली जॉब है, असली प्रोफेशन है। तो इसका असली पेमेंट मिलना चाहिए। और मैंने कई बार देखा है कि या फिर कोई भी बना देता है सबटाइटल्स जो गलत है, जिसको लिखना नहीं आता, जिसका अपनी मातृभाषा पर पूरा अधिकार ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से सबटाइटल्स बना देता है, वो गलत है। इससे अच्छे सबटाइटल्स नहीं बन सकते। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ सबटाइटल ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में, लेकिन फ्रांस में भी ऐसा होता है कि कुछ सबटाइटल्स बहुत कम पैसों के लिए सबटाइटल्स बनाते हैं और इसकी वजह से जल्दी जल्दी काम करते हैं। मतलब पूरी तरह से सोच समझ के अनुवाद बना नहीं सकते, तो ये भी गलत है। तो मेरा गुजारिश होगी ख़ास तौर पे निर्देशकों से और स्क्रीन राइटर्स से, पटकथा लेखकों से, कि वो ध्यान दें कि सबटाइटल्स अच्छी तरह से बन सकें और मतलब पूरी प्रोफेशनल तरीके से बन सकें। इन दिनों आप किन फिल्मों का या फिल्म का के सबटाइटल कर रहे हैं? फ़िलहाल तो कोई नहीं है। कुछ महीनों पहले मैंने एक फिल्म के सबटाइटल्स बनाए हैं जो नॉर्वे में बनी, लेकिन जो हिंदुस्तानी भाषा में है। निर्देशक का नाम है इराम हक, जो पाकिस्तान की है लेकिन नॉर्वे में बड़ी हो गई। उनकी बहुत ही कठिन कहानी हुई है। वो उसको भेज दिया गया पाकिस्तान उसको सुधारने के लिए। तो ये इस कहानी के आधार पर उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई है, व्हाट विल पीपल से। उसका नॉर्वेजियन टाइटल भी है जो मैं भूल गया इंग्लिश में, व्हाट विल पीपल से।
जो इज़्ज़त गैरत के मामलों के बारे में बनी है। उसमें आदिल हुसैन है और इक़बाल अली खन्ना है और अभिनेता है। उसकी शूटिंग हुए, कहानी है पाकिस्तान की लेकिन शूटिंग हुई है राजस्थान में। और ये शायद मैंने सबसे लास्ट उसकी मतलब इस फिल्म के सबटाइटल्स बनाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक इंडिया में रिलीज़ हुई है। अगर रिलीज़ होगी तो मैं आपके दर्शकों को रिकमेंड करूँगा कि वो कि वे उस फिल्म को देखें ज़रूर। खैर मेरे सबटाइटल्स नहीं होंगे उसमें, लेकिन फिर भी वो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रांसवा ज़ेवियर दुरांदी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हिंदी से फ्रेंच सबटाइटल करने वाले अनुवादक और सबटाइटलर फ्रांसवा ज़ेवियर दुरांदी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं लगातार हम तक पहुंचती हैं उनमें से एक यहाँ पेश है।